तो लास्ट क्लास में हम लोग पीएच कैलकुलेट करना सीख रहे थे। तो एक आखिरी पीएच कैलकुलेशंस, उसके बाद हम लोगों का जो ये पीएच वाला टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग कल से जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अभी हमें सीखना क्या है। तो कुछ दिनों पहले तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम लोगों को पीएच कैलकुलेट करना सिखाया था। किस पर्टिकुलर टॉपिक का? पीएच ऑफ अ मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब वीक मोनोप्रोटिक एसिड या फिर एक वीक मोनोप्रोटिक बेस। तो अगर मान लेते हैं किसी को वो वाला वीडियो नहीं आता है, वो वाली क्लास नहीं आती है, तो पहले उस चीज़ को जाके देखे, सीखे, काम करे, उसके बाद इस पर आए। अदरवाइज इस पर मत कूदना डायरेक्टली। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर मेरे पास कोई भी पॉलीप्रोटिक, अगर मेरे पास कोई एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है, या फिर अगर मान लेते हैं कोई मेरे पास एक वीक पॉलीप्रोटिक बेस है, तो ऐसे वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या फिर ऐसे वीक पॉलीप्रोटिक बेस, इनके साथ हम किस तरीके से काम करते हैं, हमको ये वाली चीज़ कैसे है आगे काम करनी है। समझ में आ रही बात? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक बेस के क्या एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के नाम पे तुम्हें इतना तो पता है कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये आप लोगों के पॉलीप्रोटिक एसिड्स में आ गए। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये पॉलीप्रोटिक एसिड में आ गए। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के पास हाइड्राजीन होता है, यह हाइड्राजीन आपके पॉलीप्रोटिक किस में आ जाएगा? बेस में आ जाएगा। एक तो वीक भी है और ऊपर से क्या है आप लोगों का पॉलीप्रोटिक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों को राइट नाउ स्टडी करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कंसेप्ट ऐसा है कि आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट रट सकते हो और आप कंसेप्ट कर सकते हो। आई डू प्रेफर कि आप कंसेप्ट समझ लो, उससे रिएक्शंस जो भी आपको क्वेश्चन दिए होते हैं आपके 99% सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, 1% जो जगह होती है उससे भी वो सॉल्व हो जाता है, नो डाउट। बट उससे क्या था, अगर फॉर्मूला लगा के कर लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब देखो पॉलीप्रोटिक एसिड्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं, फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उठा लिया कोई डाइप्रोटिक एसिड, बराबर। डाइप्रोटिक एसिड यानी कि जो अपने अंदर से 2 H पॉजिटिव आयंस देगा, लेकिन वो दोनों H पॉजिटिव आयंस वो एक ही बार में नहीं दे देगा। वो कैसा है, स्टेप्स में देगा, मतलब पहली बार एक, फिर दूसरी बार एक, फिर ऐसा करते हुए। तो मान लेते हैं आपके पास डाइप्रोटिक एसिड है H2A। अब ये डिसोशिएट हुआ, तो जब ये एसिड डिसोशिएट होगा तो इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक H पॉजिटिव निकलेगा, और जो दूसरी स्पीशीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है इस H पॉजिटिव वाले के साथ साथ में, वो रहेगी आप लोगों की HA नेगेटिव। ठीक है, HA नेगेटिव। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन की कुछ ना कुछ KA की वैल्यू होगी, तो हम इसके KA की वैल्यू को कहते हैं KA1। अब जो ऊपर में HA नेगेटिव आप लोगों का प्रोड्यूस हुआ है, अब यही HA नेगेटिव नीचे वाली स्टेप में जाता है। ठीक है, यही वाला HA नेगेटिव नीचे वाली स्टेप में फिर से वापस से अपने अंदर से एक H पॉजिटिव दे देता है और कन्वर्ट हो जाता है A की पावर 2 नेगेटिव में, और इस पर्टिकुलर स्टेप का भी कुछ ना कुछ KA होगा। तो लेट अस कॉल दिस KA एज KA2, बराबर। चलो डन। अब होता कैसा है कि ये हमने KA1 और KO2 लिख दिया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ज़रूरी सूचना हो, जब भी हम लोग कोई यूजुअली आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करते हैं, इसमें यार हम लोग अप्रोक्सीमेशन बहुत करते हैं, मतलब सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, अपनी मर्जी से ली हुई कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं, सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो आप सूटेबल अप्रोक्सीमेशन करते हो, उस सूटेबल अप्रोक्सीमेशन का एक नियम है। पहला नियम ये कि आफ्टर रिमूविंग 1 H प्लस, ठीक है, जब आप लोग पहली स्टेप में से एक H प्लस निकाल देते हो आफ्टर रिमूविंग 1 H पॉजिटिव, ठीक है, जब आपने क्या किया, एक H पॉजिटिव रिमूव कर दिया आफ्टर रिमूविंग 1 H पॉजिटिव, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। ठीक है, या फिर ऐसा कह दो कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव another H positive, to remove another H positive, ठीक है, another H positive from the newly formed species। आपकी जो अब नई नवेली स्पीशीज बनी है, उस स्पीशीज से आपको H पॉजिटिव निकालना कठिन लगता है। ये बात उसी बात की जैसी है
जब आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आसानी से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए नहीं निकल रहा है आसानी से, राइट। ये वही वाला टॉपिक है कुछ हद तक। आप उस एग्जैक्टली वो नहीं, आप बस को रिलेट कर सकते हो अपने दिमाग में। चलो ठीक है। तो देयर फोर आई कैन से दैट इस पूरे पॉइंट के डिस्कशन से कि पहली बार क्योंकि H पॉजिटिव ईजीली निकल गया, इसीलिए जो मेरा Ka1 है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है Ka2 के। Ka1 और Ka2 के बीच में बहुत ज़्यादा होता है Ka1, और उससे कम होता है Ka3 एंड सो ऑन। अगर आप और भी स्टेप्स लेकर जाते हो, वैसे तो टेट्रा प्रोटिक एसिड्स बहुत रेयरली मे भी एग्जिस्ट करते हो, हम लोगों के सिलेबस में तो नहीं है। तो ऐसे एसिड्स के लिए अगर Ka4 भी होता तो Ka4 आप लोगों का Ka3 से भी क्या होता, छोटा होता, बराबर। ये हम लोगों का पहला नियम। अच्छा, अब इसी में हम लोग आगे एक रूल लगाएंगे, बट उस रूल के लिए ऊपर हम लोगों को इक्वेशन लिखना आवश्यक है। देखो वो इक्वेशन क्या है। अगर मैं तुमसे कहूँगी एट t=0 पर H2A की क्वांटिटी कितनी है, तो तुम मुझे सिंपली कहोगे मैडम एट t=0 पर मान लेते हैं कि आपके पास जो H2A है इसकी कंसंट्रेशन C है इनिशियल, तो इन दोनों की तो ज़ीरो होगी। अब रिएक्शन पहुंच गई इक्विलिब्रियम पर, इसमें से C-X, X और X, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ये एकदम सिंपल काम है। अब हुआ क्या, ये इक्विलिब्रियम खत्म मान के चलो। अब इसी इक्विलिब्रियम में जो H ए नेगेटिव बना है, इसी इक्विलिब्रियम का जो H ए नेगेटिव बना है, यही H ए नेगेटिव नेक्स्ट वाली इक्विलिब्रियम के लिए किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है। क्या ये बात इमेज में जा रही है। और जब ये रिएक्शन आप लोगों की इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो इसमें से आपके पास अब x नहीं रहेगा, अब उसमें से कुछ और कम हो जाएगा। कितना कम होगा, x माइनस वाई, वाई और y। क्या तुम्हें ये मेरी बात दिमाग में जा रही है, क्या ये बात दिमाग में जा रही है मेरी कि मैंने कैसे लिखा। और तुमको तो पता है ये केस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का केस है, और अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का केस है तो जो कॉमन स्पीशीज होती हैं उन कॉमन स्पीशीज के जो अमाउंट या फिर जो कह सकते हो ये वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो H ए निगेटिव की वैल्यू ओवरऑल कितनी आई है, x माइनस वाई आई है, तो यहाँ पे भी x माइनस वाई रहेगा। ऊपर वाली स्पीशीज ने कितने H प्लस कंट्रीब्यूट किए, x, नीचे वाली स्पीशीज ने कितने H प्लस कंट्रीब्यूट किए, y। तो ओवरऑल आपके पास H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, ओवरऑल आपके पास H प्लस की वैल्यू आएगी x प्लस वाई, और यहाँ पे y प्लस आप लोगों का x। जिन्होंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया पढ़ा हुआ है उन लोगों को ये चीज़ें बहुत आसानी से बनती हैं, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो लोग थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया पढ़ो, उसके बाद ये चीज़ें बराबर बनती। अच्छा, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे x क्या है और यहाँ पे y क्या है। x का मतलब कितना आपका वो ओरिजिनल एसिड टूटा या कितने उसके मोल्स डिसोशिएट हुए इक्विलिब्रियम पे, और y यानी कि कितने उसके मोल्स डिसोशिएट हुए आपके सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम पे। अब हमको तो पता है कि सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम का जो Ka2 है वो Ka2 ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। अगर Ka2 ज़्यादा अच्छा नहीं है मतलब वो ज़्यादा अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रही। Ka2 ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका क्या मतलब कि वो ज़्यादा अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रही, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रही, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रही। क्या ये बात दिमाग में जा रही है। तो अगर वो स्पीशीज ज़्यादा अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रही है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि x और y के कंपेयर में आप लोगों का जो x होगा वो काफ़ी बड़ा होगा एज कंपेयर टू y, राइट। क्योंकि आपका जो Ka2 है वो तो छोटा है ना, तो ऑब्वियसली कि आपका जो x होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू y। अगर ऐसा है तो देयरफॉर आई कैन इग्नोर y एज कंपेयर टू x, आई कैन इग्नोर y, ठीक है, मैं y को इग्नोर कर सकती हूँ। चलो आगे और पॉइंट्स देखेंगे, बट फिलहाल इतने पॉइंट समझ में आए आगे। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि Ka1 का एक्सप्रेशन लिखो तो तुम Ka1 का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, आपका H पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा H ए निगेटिव, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का स्टार्टिंग का एसिड H2A। अब वैल्यूज पुट करने को कहा मैंने तुमसे, ठीक है। अच्छा, बाजू में एक काम करो Ka2 का भी लिख दो कि Ka2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 नेगेटिव और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H ए निगेटिव। अब वैल्यूज पुट करो, H पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन है हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम में, वो कंसंट्रेशन है हम लोगों के पास x। अच्छा, लेकिन x तो सिर्फ और सिर्फ पहली इक्विलिब्रियम से आई हुई वैल्यू है,
लेकिन हम तो वहाँ पे H प्लस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो टोटल लेंगे ना, तो ये होगा x प्लस वाई। यहीं पे देखना लोग गलती कर देते हैं, सिर्फ x ले लेते हैं, वो मत करना, ठीक है। एच ए नेगेटिव की वैसे ही आपके पास टोटल मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू x माइनस वाई, और H2A की कंसंट्रेशन तो तुम जानते ही हो, स्टार्टिंग में C थी, C में से x चला गया। अब तुमको तो पता है क्या करना है, y को इग्नोर किए, खत्म, एकदम टेंशन ही खत्म हमारी, एकदम टेंशन ही खत्म, और टेंशन खत्म। और उसके बाद हम लोगों के पास KA1 का जो एक्सप्रेशन बनकर आया वो आया एक्स स्क्वायर अपॉन में C माइनस एक्स। तुम्हें लग रहा है अरे वाह KA1 क्वेश्चन में दिया होगा, x दिया होगा, C दिया होगा, पट पट निकाल लेंगे, अभी इतना खुश मत हो, अभी और अप्रोक्सीमेशन करनी है। वैसे ही KA2 के लिए भी आ जाओ, KA2 के लिए H की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा A2 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, A2 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, A2 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, मात्र y, ठीक है। A2 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ y। अब HA नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, HA नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास कितनी बताइए, x यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई। अब इसको तो देखो हम लोगों ने y को इग्नोर किया, तो ये आप लोगों का हम लोग मान के ले लेते हैं 0, ठीक है। उसके कंपेयर में तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स, ये कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से KA2 किसके बराबर आया, y के बराबर आया। y इस क्वेश्चन का क्या है, y इस क्वेश्चन का कुछ और नहीं बल्कि A2 निगेटिव का क्या है, वो कंसंट्रेशन है। तो कई बार पेपर में क्या पूछा जाता है कि जो सेकेंड वाली स्टेप है, सेकेंड वाली स्टेप में जो अनायन बना है, उस सेकेंड वाली स्टेप के अनायन का कंसंट्रेशन बताओ, सेकेंड स्टेप का अनायन, और ये हमने निकाली उसकी कंसंट्रेशन, और ये हमने क्या निकाली उसकी कंसंट्रेशन, सेकेंड वाले स्टेप के अनायन की कंसंट्रेशन। क्या ये बात दिमाग में जा रही है, अच्छा अरे वाह। तो यानी कि आपको अगर सेकेंड वाले स्टेप के अनायन की कंसंट्रेशन निकालनी, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, फटाफट क्या करो, आप लोगों के पास जो KA2 होगा वही आप लोगों के सेकेंड वाले स्टेप की अनायन की क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। लेकिन अब इस KA1 का मैं क्या करूं, अब इस KA1 नामक बला का हम क्या करें, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को अब और अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ती है, हम लोगों को यहाँ पे अब और अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ जाती हैं। क्यों लगानी पड़ रही है और अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक जितनी आसान आपको दिख रही है उतनी आसानी से अगर सॉल्व हो जाती तो फिर तो देखो बात ही अलग है, फिर तो प्यारे मतलब बहुत ही अच्छी बात हो जाती। लेकिन अब क्या करें, ये इतनी आसानी से तो सॉल्व होने वालों में से है नहीं, तो अब यहाँ पे हम लोगों को अब और फर्दर क्या अप्रोक्सीमेशंस लेनी, क्या करें इसके लिए। तो बहुत ही ध्यान से एक काम करेंगे आप, वो ये कि जब भी आप लोग इस तरीके की स्टेप में आ जाएं तो आपको डिनोमिनेटर से अगर x हटाना है, अब डिनोमिनेटर से x तो तुम हटा नहीं सकते ना, डिनोमिनेटर से तो तुम x हटा नहीं सकते, तो अब क्या करें, तो अब ऐसे में आपको इक्वेशन का आप अल्फा 1 कैलकुलेट कीजिए, आप इक्वेशन का क्या कैलकुलेट करिए, अल्फा 1 कैलकुलेट करिए। याद रखना इस स्टेप में आने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा 1 कैलकुलेट करना है। अब मान लेते हैं आपने अल्फा 1 कैलकुलेट किया, कैसे, अंडर रूट ऑफ KA1/C से। KA1 तो तुम्हें पता ही है क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। और अगर मान लेते हैं अगर इफ ये वाली वैल्यू अगर मान लेते हैं इस अल्फा 1 की वैल्यू आप लोगों की लेस देन इक्वल टू 0.1 आ जाती है, तो तुमको तो पता है क्या करते हैं हम लोग, C माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली C ले लेते हैं, और इसीलिए हम लोगों का जो नया एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा KA1 अपॉन में x²/C। ये हो जाएगा हम लोगों का नया एक्सप्रेशन x²/C, बस खत्म। अब तुम्हें C पता है, KA1 तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, तुम वहाँ पे वैल्यूज पुट करके C निकाल लोगे, सॉरी x निकाल लोगे, और इससे KA1 आपका x आ गया। x आने के बाद y के लिए भी हम ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ रास्ता, लेकिन इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों की वैल्यू आ गई, खत्म कहानी। अब लेकिन मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इफ अगर ये मान के चलो कि आप लोगों की अल्फा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 आई, देन यू हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, तब आपकी फूटी किस्मत है और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। इससे पहले भी देखो तुम लोगों ने ये काम किया है, तुम लोगों के लिए काम नया नहीं है, ठीक है। हमने जब पहली बार अल्फा वगैरह के रिस्पेक्ट में बातचीत करना सीखा था तब हम लोग किए थे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। अब बात आती है मैडम pH कैसे निकालेंगे, तो देखो कायदे से मेरी बात सुनो,
कायदे से, मतलब बाय लॉ आप ऐसा कह दो, ठीक है, बाय नियम, बाय लॉ आपको पीएच निकालने के लिए, क्या करना चाहिए? आपको बाय लॉ पीएच अगर कैलकुलेट करना है तो आपको माइनस ऑफ लॉग बेस 10 एच पॉजिटिव लेने चाहिए टोटल वाले, बराबर। यानी कि अगर डाइप्रोटिक एसिड है तो डाइप्रोटिक एसिड में दो लोगों की वजह से एच पॉजिटिव आ रहे होंगे ना, यानी कि यहाँ पे मुझे एक्स प्लस वाई लेना चाहिए, ठीक है, कायदे से मुझे यही लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमने अभी भी बात की, ठीक है, बट अगर मान लेते हैं, अगर आप लोगों का, क्योंकि यूजुअली डाइप्रोटिक एसिड्स के केस में एक्स जो होता है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू वाई, तो हम वाई को एक्स से कंपेयर में इग्नोर कर सकते हैं। तो आफ्टर इग्नोरेंस आपके पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में क्या बचता है, एक्स बचता है। और क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स बचता है तो पीएच की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, पहले एसिड से आने वाला एच पॉजिटिव, खत्म। मतलब पहले वाले एसिड ने कितने एच पॉजिटिव दिए उतना, पहले वाले फ्रॉम फर्स्ट एसिड, ये एक्स कहाँ से आया है, फ्रॉम फर्स्ट एसिड से ये टपक कर आया है। अब किसी को अगर ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो एक काम करो, ये तुम्हें दिख रही है इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँ तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, ये मेरे पास आ गई पीएच की दूसरी वैल्यू। यानी कि पीएच में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड में मैं जब निकालने जाती हूँ तो वो जो पीएच है वो मेरी कौन निकाल के देता है, पहला एसिड निकाल के देता है। ओवरऑल पीएच जो होती है, ओवरऑल पीएच वो कौन निकाल के देता है, पहला एसिड निकाल के देता है। कौन निकाल के देता है, पहला एसिड। दूसरे एसिड पे तो डाइप्रोटिक के केस में पीएच डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है, अगर अल्फा आपका उतना 0.1 से छोटा है, क्योंकि यूजुअली हम एक्स को इग्नोर करते ही हैं, चाहे अल्फा आए या ना आए, आपको वाई को इग्नोर करना ही है एक्स के कंपेयर में, बराबर। और इस इक्वेशन को अगर तुम फर्दर और थोड़ा लॉग वगैरह की प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करो तो तुम्हें याद होगा, इससे पहले हमने जब मोनोप्रोटिक एसिड की क्लास में इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखा था। बस फर्क इतना है, उस दिन की क्लास में वहाँ पे pKa1 नहीं लिखा था, यहाँ पे pKa1 लिखा है। ये pKa1 इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको सिर्फ पहली स्टेप में जो एसिड इन्वॉल्व हुआ है आपको उस एसिड के बारे में क्या करना है, काम करना है। ये इस तरीके से, ये हो गए आपके फॉर्मूलेस, ठीक है। एक मिनट है, क्या क्या खुले जा रहा है, अभी ना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीएच निकाल लोगे। बस अब आगे हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या है, पहले मैं डाइप्रोटिक के कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे पास कार्बोनिक एसिड है, फॉर एग्जांपल H2CO3। जब H2CO3 पहली बार डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 जब पहली बार डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस में आपका क्या बनाएगा, HCO3 निगेटिव। इस वाली स्टेप के लिए आपका जो Ka1 दिया हुआ है वो दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर -7। फिर आपका जो HCO3 निगेटिव है वो फिर से डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव बनाएगा और फिर बनेगा आप लोगों के पास में CO3 2 निगेटिव। इस वाली स्टेप में आपका Ka2 कितना है, यहाँ दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर कितना, -11। अब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को दो क्या दी है, Ka1 और Ka2 की वैल्यू दी है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बात तो अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको y के कंपेयर, y और x के कंपेयर में आपको क्या करना है, इग्नोर तो करना ही है, ठीक है, आपको उस चीज़ को इग्नोर तो करना ही है, बस बात खत्म, ठीक है, आपको इग्नोर करना ही है। तो अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि आप पीएच निकालो, अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ का पीएच निकालो, गिवन दैट कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, मतलब C यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं मैंने इस क्वेश्चन में तुमको दे दिया है 0.2 मोलर, और मैं तुमसे कहती हूँ इस क्वेश्चन का पीएच कैलकुलेट करो। तो याद रखना, मतलब आपको एक डाइप्रोटिक एसिड दिया है तो सेकेंड स्टेप से आने वाले Ka2 को आप इग्नोर कर सकते हो। तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या बन जाएगा, हाफ, क्या था बताओ फॉर्मूला, लॉग बेस pKa माइनस लॉग Kc, ये था pKa1 माइनस ऑफ लॉग C, तो लॉग 0.2 बराबर, अच्छा, हाफ pKa खुद क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग Ka होता है वो खुद, pKa आपका खुद क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग K, ये माइनस ऑफ
कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻², तो माइनस ऑफ log 2 यानी कि 0.301, और प्लस में log 10 यानी कि 10⁻²। रुको 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 रुको, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं क्योंकि सर घूम रहा है पूरा, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻1, ये इस तरीके से। तो लॉग पी के ये कितना आ जाएगा। एक तो ना कुछ वो प्रेस हो रहा है, उससे अलग दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्रेस होए जा रही हैं। माइनस ऑफ लॉग 4.2 इंटू 10⁻⁻7। बस अब तुम लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद वैल्यूज़ को पुट करके आंसर कैलकुलेट करो, यहाँ से तुम्हारा पीएच निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बराबर। तो Ka1 दिया रहेगा, Ka2 दिया रहेगा, कंसंट्रेशन तुमको कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कंसंट्रेशन तुमको कुछ भी दे सकता है। तो इस तरीके से तुम उसका पीएच निकाल लेना, बराबर। इस तरीके से तुम उसका क्या कर लेना, पीएच निकाल लेना, आ जाएगा इस तरीके से पीएच निकालना। चलो ठीक है। अब उसके अलावा और क्या दिया जा सकता है, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको एक एसिड दिया है H2S। अब H2S बाबा जब पहली बार डिसोशिएट हो रहे हैं, तो पहली बार डिसोशिएट होकर उन्होंने अपने अंदर से बना लिया आप लोगों का H पॉजिटिव और दूसरी स्पीशीज HS नेगेटिव। इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए Ka1 दिया है 10⁻⁷। नेक्स्ट स्टेप में वापस से डिसोशिएशन होता है और इस तरीके की स्पीशीज बनती है, और इसका Ka2 आपको दिया है 10⁻14। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा कंसंट्रेशन भी दी हुई है, लेट्स से 0.03 मोलर। अब आपको ये कैलकुलेट करना है सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, जब आप लोगों को पीएच बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो देखो सल्फाइड आयन कौन है, अभी आप लोगों ने इतनी बातचीत की ऊपर, सल्फाइड आयन आपकी सेकेंड स्टेप से मिलने वाला अनायन है, सेकेंड स्टेप से मिलने वाला अनायन है। और तुम तो जानते हो सेकेंड स्टेप से मिलने वाला जो अनायन होता है, उस अनायन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होती है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो क्या होती है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन वो आपसे पूछ रहा है। तो सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन और कुछ नहीं होती बल्कि वो सेकेंड स्टेप से मिलने वाला सल्फाइड आयन Ka2 के बराबर होता है। और Ka2 तुम्हें कितना दिया हुआ है, Ka2 तुम्हें कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 10⁻14। तो ये आंसर आपने रिपोर्ट कर दिया कि ये लो भैया सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी इतनी है बराबर, तो ये ऐसा है, इस हिसाब से इतना इतना आएगा, बराबर। ये आपने रिपोर्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे उसने एक गेम खेल दिया पीएच का। अब ये मैं पीएच नामक बला का मैं क्या करूँ, तो अब इस पीएच नामक चीज़ से आप क्या करोगे, क्या इससे मतलब कुछ चेंज वेंज करना है, कुछ फर्क पड़ेगा, क्या करेंगे फिर इस पीएच का मैं क्या करूँ। तो ऐसे केस में अब ये पीएच वाली जो चीज़ है, इस पीएच वाली चीज़ को तुम्हें थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी, थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब इस पीएच के साथ जब ये चीज़ है तो इसको कैसे करेंगे। आपको जो दो इक्वेशंस दी हैं, आप उन इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। क्यों ऐड कर रहे हैं पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, H2S, ठीक है, H2S इक्विलिब्रियम में है 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें तो पता है जब दो इक्वेशंस को ऐड करते तो उसका जो K होता है वो इस पर्टिकुलर चीज़ के बराबर होता है। Ka1 कितना दिया है, -7, और Ka2 कितना दिया है, 10⁻14। तो यहाँ से तुम्हारे पास Ka कितना आ गया, Ka आ गया तुम्हारे पास 10⁻21। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी इस रिएक्शन के लिए Ka का एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर S2 नेगेटिव की। अरे यार ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल में परेशान कर रहा है ये, मेरे को तो डर है कि अभी वीडियो कहीं बीच में रुक ना गया हो, पीछे बैक करूँगी तो और ज़्यादा अफसोस हो जाएगा कि अरे यार काश बना लिया होता। तो ये वाली चीज़। अच्छा, अब ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है कितना, 0.03 बराबर, ओके।
अब बात आ जाती है इसकी, ये कितना है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, बताओ इसके बारे में आप क्या कहोगे। तो कुछ नहीं, काम करेंगे और क्या करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का पीएच दिया हुआ है, पीएच बराबर कितना दिया है 5। तुम तो जानते हो पीएच क्या है, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो यानी कि यहाँ से अगर H पॉजिटिव की कोई मुझसे कंसंट्रेशन पूछेगा तो कितनी आएगी बताओ। यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी 10 की पावर में -5 बराबर ये आएगी। ठीक है, ये आएगी, ये आएगी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर में कितना -5। कितनी आएगी 10 की पावर में कितना -5 बराबर। ओके, बस अब एक एक करके वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया। तो अगर पीएच दिया है तो ही इतना नाटक करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो एक चीज़ क्वेश्चन और था, रुको, इसको जरा करके रखना ये वाला सवाल। तुम इस सवाल का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देखते हैं कि इस चीज़ को तुम लोग कितना बना पाते हो। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी पहले मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा जो ज़रूरी नहीं है कि पॉलीप्रोटिक एसिड हो सकता है तुम लोगों को पॉली मतलब डाईप्रोटिक की जगह ट्राईप्रोटिक एसिड भी मिल सकता है। तो अगर ट्राईप्रोटिक एसिड मिलेगा तब आप क्या करोगे, तब क्या दिमाग लगाओगे। तो देखो ट्राईप्रोटिक एसिड में ज़्यादा को दिमाग लगाने का कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको बस रिएक्शन लिखते आनी चाहिए। रिएक्शन लिखते आती है मतलब सब आता है, रिएक्शन लिखते नहीं आती साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया की मतलब फिर कुछ भी नहीं आता है। तो ट्राईप्रोटिक एसिड ले लो H3A टूटा, बताओ क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और साथ में H2A नेगेटिव। आपके पास फिर H2A नेगेटिव है, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा H पॉजिटिव और ये बनेगा HA की पावर 2 नेगेटिव। फिर जो HA की पावर 2 नेगेटिव है वो टूटेगा, क्या बनाएगा H पॉजिटिव और बनेगा A की पावर 3 नेगेटिव। और उसके बाद मान लो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन T = 0 पर आपको कितनी लेके रखी हुई है उसने, मान लेते हैं C, तो उस वक्त इन दोनों का 0 होगा बराबर। अच्छा, अब रिएक्शन पहुंच गई इक्विलिब्रियम पे, तो ये हो गया C - X, ये हो गया X, ये हो गया X। अभी नीचे वाली स्टेप में कौन कॉमन है, नीचे वाली मतलब ऊपर वाली स्टेप और नीचे वाली स्टेप के बीच में ये वाली स्पीशीज कॉमन है। तो ये वाली जो स्पीशीज कॉमन है, इस कॉमन स्पीशीज की जो ऊपर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में, वो नीचे में T = 0 की उसकी क्या बन जाएगी, रिएक्टेंट में बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा X। तो ऊपर वाली स्टेप में जो H2A नेगेटिव X क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ वो नीचे T = 0 पे मौजूद है। फिर जब इस वाली स्टेप की रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आएगा तो ये X - Y, ये Y, ये Y। अब सेकेंड वाली स्टेप और थर्ड वाली स्टेप के बीच में क्या कॉमन है देख लो, HA2 नेगेटिव और यहाँ पे HA2 नेगेटिव। तो ऊपर वाली स्टेप्स में अगर इक्विलिब्रियम पे Y बन रहा है तो यहाँ पे वही Y 0 पे रहा होगा, और जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो इसमें से Y - Z, इसमें Z, इसमें Z, हमने लिख दिया, खत्म। लेकिन अब जो कॉमन आयन है उनको सेम सेम लिखना पड़ेगा ना। जैसे H पॉजिटिव टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल H पॉजिटिव इस पूरे क्वेश्चन में कितने, पहले वाले से X, दूसरे वाले से Y, तीसरे वाले से Z। तो ऐसे में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसे हम क्या लिख देंगे, X + Y + Z, इसको X + Z और इसको हमने लिख दिया ये तरीके से बराबर। और क्या चीज़ कॉमन है, H2A नेगेटिव कॉमन है और H2O नेगेटिव कॉमन है। तो यहाँ H2O नेगेटिव कितना है, X - Y, तो यहाँ पे भी X - Y होगा। यहाँ पे Y - Z है तो और कहाँ होगा, यहाँ पे भी Y - Z होगा। ये सारी कहानी तुमने लिख दी। अब क्या करूँ मैं इस कहानी का, बताओ। अब इसमें आप एक एक करके ना इसका Ka1 लिखो। चलो, तो हमने नेक्स्ट वाले पेज में इसका Ka1 लिखते हैं। Ka1 क्या होगा, K1 होगा H पॉजिटिव और उसके बाद आ जाएगा H2A नेगेटिव और नीचे में आ जाएगा आप लोगों का वो एसिड H3A। ठीक है, H+ की वैल्यू कितनी है X, इसकी वैल्यू कितनी है X - Y और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कितनी है C - X। अब तुम तो जानते हो, अच्छा एक मिनट क्या जानते हो भाई, यहाँ पे एरर होते होते बच गई। H पॉजिटिव की तो हम तो टोटल वैल्यू लेते हैं ना, तो X + Y+ कितना आएगा, Z आएगा। अब तुम खुद सोचो, जब मैं X के कंपेयर में Y को मैं इग्नोर कर देती थी, तो अब बात आती है Z की, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम Z को भी इग्नोर करेंगे। तो न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ बचेगा X, और ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी इग्नोर हो गया, तो ये बचेगा X² / C - X।
और अगर मान लेते हैं आपकी अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 है, तो यहाँ से Ka1 जैसा ऊपर आया था सेम टू सेम वही आ गया, बराबर। चलो अब आ जाते हैं Ka2 पे, देखते हैं कि पिछली बार वाला Ka2 और इस बार वाले Ka2 का रिजल्ट फाइनली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, तुम जो भी Ka2 निकालते थे वो Ka2 क्या होता था, आप लोगों के सेकेंड स्टेप में बनने वाले अनायन की वैल्यू के बराबर होता था। इस बार भी चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। तो Ha2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, Ha2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, y माइनस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है, y माइनस जेड। अब ये आएगा y माइनस जेड अपॉन में कितना आएगा, ये H2A निगेटिव। तो H2A निगेटिव यानी कि कितना, H2A निगेटिव यानी कि x माइनस वाई। बताओ x और y के कंपेयर में y को इग्नोर किया, इन दोनों को इग्नोर किया। अब कंपैरिजन हो रहा है y और z के बीच में। कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, y और z के बीच में हो रहा है। तो अब बाबा ये जो y और z के बीच में आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया, इस कंपैरिजन का मैं क्या करूँ, नहीं इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको y और z को काट के वहाँ पे ऐसा मत कर देना मैम इनको भी इग्नोर कर देते, नहीं। आप y और z को x के कंपेयर में इग्नोर करते थे, आपस एक दूसरे के कंपेयर में आप इनको इग्नोर नहीं करोगे। तो यानी कि इस बार आपका जो Ka2 है वो आपके सेकेंड स्टेप के बनने वाले अनायन के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं आया, ठीक है। लास्ट टाइम आया था ना, इस बार नहीं आया। तो ये हो गया x y माइनस जेड, ये हो गया x, ये x कट गया, तो यानी कि क्या बचा, y माइनस जेड। तो अब y माइनस जेड क्या है, तुम अगर क्वेश्चन को देखो तो y माइनस जेड भाई कुछ नहीं है, वो आपके सेकेंड स्टेप से बनने वाली अनायन की ही, देखो ना सेकेंड स्टेप में बनने वाला अनायन कौन था, ये सेकेंड स्टेप का अनायन है। और अगेन वही हुआ जो पहले वाले डाइप्रोटिक के केस में हुआ था कि सेकेंड स्टेप का जो Ka2 होता है वो सेकेंड स्टेप के अनायन की कंसंट्रेशन ही होती है बेसिकली। तो ये देखो ये आ गया, यही रिजल्ट पहले भी आया था। तो ये देख के कभी जज मत करना कि अरे y माइनस जेड है तो वाली चीज़ नहीं। तो Ka2 से हमें ये रिजल्ट मिल गया। K3 से देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। K3 क्या है, H पॉजिटिव और साथ में क्या है A⁻³ निगेटिव और अपॉन में क्या है Ha2 निगेटिव। अब H पॉजिटिव तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड है, A3 निगेटिव आपके पास z है, ठीक है। A3 निगेटिव आपके पास कितना है, z है। Ha2 निगेटिव ये वाली क्वांटिटी कितनी है, y माइनस जेड है। इसको इनमें से तुमने इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, तो न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, x और z। डिनोमिनेटर में y माइनस क्या है, आपके पास z है। तो y और z को इग्नोर मत कर देना, उसको तब इग्नोर करते हैं जब हम लोगों के पास में क्या होता है बताओ, x के कंपैरिजन की बात होती है। तो यहाँ से अगर किसी को x पता है, y पता है, z पता है, K3 पता है, कुछ भी पता है, तो एक इंसान आगे की चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा। एक क्वेश्चन करते हैं फिर इस टॉपिक को हम लोग ओवर करेंगे। आपको H3PO4 दिया हुआ है, इसको आपने डिसोशिएट किया तो H पॉजिटिव और यहाँ से H2PO4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसका Ka1 तुमको दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻5 बराबर। यहाँ पे आपको H2PO4 नेगेटिव फर्दर डिसोशिएट होगा और बनेगा H पॉजिटिव प्लस HPO4 नेगेटिव और यहाँ से इसका Ka2 हो जाएगा आपका 6.2 इंटू 10⁻⁻8। फिर ऊपर वाली स्टेप का HPO4 नेगेटिव और टूटेगा। ना आज ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इसने मुझे, बार 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 कुछ ना कुछ दब जा रहा है हाथों से। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका H पॉजिटिव प्लस में PO4 नेगेटिव बराबर। अच्छा इस स्टेप का Ka3 तुमको दिया हुआ है 10⁻⁻12। अब देखो कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट सबसे पहले आपको pH बराबर इस क्वेश्चन का दिया हुआ है 3। लो आपको स्टार्टिंग में जो H3PO4 आप लिए हो उसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1। आपको कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है, जो PO4 नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो HPO4 नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो आप लोगों के पास में H2PO4 नेगेटिव है आपको इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो अब कैसे करेंगे, तो पहले तो भाई हम लोगों को K1 दिया हुआ है, पहले तो pH दिया है। इस pH की जानकारी का अगर मैं एंटी लॉग लूँ तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आती है 10⁻⁻3। क्या ये एग्री करते हो, हाँ। अब ये ट्राइप्रोटिक का केस है। अब क्योंकि ये ट्राइप्रोटिक है,
अभी अभी हमने ऊपर डिराइव किया कि इन केस ऑफ ट्राइप्रोटिक H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो कुछ और नहीं बल्कि X+Y+Z होती है। भले ही आप उसको इग्नोर कर दो बट होती तो वही है ना। तो ये हम लोगों को पता है कि 10⁻³ इक्वल टू X+Y+Z। मुझे नहीं पता कि आगे ये क्वेश्चन मेरे काम आएगी कि नहीं आएगी, बट मैंने लिख तो लिया। ठीक है, अब आगे मेरे को K1 दिया है, तो एक काम करो, तुम K1 का एक्सप्रेशन लिखो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि K1 कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। K1 क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। देखो फिर से वही हरकत। ठीक है, K1 क्या होगा, ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया Ka1 का। अब ऊपर इक्वेशन देख के एक्सप्रेशन लिख लेना, इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में H3PO4 आ रहा है। Ka1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 7.5 इंटू 10 की पावर में बताओ कितना, -5। H प्लस की कंसंट्रेशन वही निकाले हो pH का एंटीलॉग लेकर, और H2PO4 निगेटिव की तो कंसंट्रेशन भाई आपको निकालनी है। ये तो आपका वैसे भी कैलकुलेटेड पार्ट है, और आपको डिनोमिनेटर में H3PO4 की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है कितनी, 0.1 यानी कि 10 की पावर -1। कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करने के बाद H2PO4 निगेटिव इस चीज़ की कंसंट्रेशन आती है आपके पास 7.5 इंटू में 10 की पावर माइनस कितना, 2। ठीक है, -2 यहाँ आएगा, नहीं रुको, -2 यहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा -3, सॉरी ये आ गई आपके पास H2PO4 निगेटिव की वैल्यू। देख लेना कोई कैलकुलेशन एरर हुई हो तो उसको ठीक कर लेना तुम, बराबर। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या कैलकुलेट करना था, ये तो हो गया। अब सर ये हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या करें, HPO4 निगेटिव, इसका मैं क्या करूं, HPO4 निगेटिव, इसका मैं क्या करूं। तो ऐसा तो देखो तुम करना ही मत कि HPO4 निगेटिव को निकालने के लिए कि मैडम ये देखिए सेकेंड स्टेप का अनायन है, तो इसके सेकेंड स्टेप के अनायन की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, इसके सेकेंड स्टेप के अनायन की जो वैल्यू होगी, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू को हम लोग ना K2 के बराबर कर लेते हो। मत करो, pH दिया हुआ है ना तो मत करो, pH दिया है तो मत करो वो काम, पूरे एक्सप्रेशन लिखकर ही वो काम करना। Ka2 कितना हो जाएगा बताओ, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में बताओ कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा HPO4 निगेटिव, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा H2PO4 निगेटिव। Ka2 आपको दिया था कितना, 6.2 इंटू 10 की पावर में -8। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में लिए हो वही लोगे, 10 की पावर कितनी, -3। और उसके अलावा ये तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाली वैल्यू दी है क्या, बिल्कुल दिया, हमने ऊपर वाली स्टेप में ही तो निकाली हो वैल्यू, बस उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 7.5 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेशंस कर लो तो ये तो गया 7.5, और इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर तुमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट लो होकर आ गई, खत्म कहानी। तो तुम वो कैलकुलेट करने का काम तो कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गड़बड़ वड़बड़ करोगे, उतना काम तो तुम्हारे बस का है। तो ये आ गई यहाँ से। अब मुझे आगे PO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बोली है, तो PO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन के लिए अगेन वही महाभारत, क्या लिखो, Ka3 लिखो। Ka3 क्या है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यहाँ पे PO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, HPO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। Ka3 आपको दिया हुआ है 10 की पावर -12। ठीक है, और उसके बाद H पॉजिटिव यहाँ से आ चुका था 10 की पावर -3। ये वाली जो वैल्यू है ये तो आपको कैलकुलेट करनी है, PO4 नेगेटिव, ये आपने अभी ऊपर के स्टेप से कैलकुलेट किए, 7.5 इंटू 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, 8। बस इसको पूरा कैलकुलेशन करो तो कंसंट्रेशन ऑफ PO4 नेगेटिव आ गई। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन केस ऑफ ट्राइप्रोटिक डाइप्रोटिक के क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इस चीज़ को फिर हम लोग अभी यहीं पे ओवर करते हैं, और कल से हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल जो हम लोग टॉपिक सीखने जाएंगे वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लेने के बाद फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। कुछ अगर मिसलेनियस टॉपिक बच जाएंगे तो उनको एकदम आखिरी में निपटाएंगे,
बट ऑब्वियस है कि कल हम लोगों का जो केस रहेगा वो कल से जो शुरू होगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रहेगा, ख़त्म। ठीक है, तो और तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचता है पीएच में। फिर भी मैं एक बार देख लूँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और उसके बाद हाँ एक और बच जाता है, सॉरी, एम्फीप्रोटिक अनायन बच जाता है। एम्फीप्रोटिक अनायन, अगर कोई अनायन एम्फीप्रोटिक है तो उस एम्फीप्रोटिक अनायन के लिए पीएच कैलकुलेशंस बच जाती हैं। ठीक है, पीएच कैलकुलेशंस। तो एक काम करते हैं, कल हम वो एम्फीप्रोटिक वाला एक पार्ट ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और एक और है, एक तुम्हारा क्या कहते हैं पर्टिकुलर केस है, उस पर्टिकुलर केस को भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो कल फिर पीएच को ख़त्म करके फिर परसों से यानी कि मंडे से हम लोगों को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करनी है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टोटल 4 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि हम टोटल 4 प्रकार की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। थोड़ा इलस्ट्रेशंस लेते हुए उसको हो सकता है 5 या 6 लेक्चर्स में हो जाए। और फिर उसके आगे हम लोगों को बफर पढ़ना है, फिर टाइट्रेशन, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी। बहुत लंबा चैप्टर है ये, बहुत लंबा, और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही आपकी कमांड बनती है। आप थ्योरी पढ़ के रखोगे, कोई कमांड नहीं बनेगी। आप जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कमांड बनेगी। ठीक है।